तो क्या होता है भाई डिसीजन मेकिंग, सब तो यूज कर चुके हैं, डिसीजन ले चुके हैं। अपने पेपर में भी डिसीजन लेते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर प्री तो दिए ही है। उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही निर्णय होता है। करके आए हो कि नहीं आए हो भाई? सीता बेंगरा में किए थे कि नहीं किए थे? ठीक है, लिखो इसमें निर्णय से तात्पर्य निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, निर्णय से तात्पर्य निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है। निर्णय लेते समय प्रशासक के पास एक से अधिक विकल्प होते हैं। संगठन में निर्णय लेना कोई स्थिर प्रक्रिया नहीं है। आवश्यकता के अनुसार निर्णयकर्ता अपना निर्णय बदल भी सकता है। ठीक है, अगला हेडिंग निर्णय के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक। निर्णय के लक्षण पहला पॉइंट इसमें निर्णय प्रशासक की एक सार्वभौमिक पहचान है। यानी निर्णय लेता कौन है? प्रशासक ही वहां पर निर्णय लेगा मुख्य रूप से, तो उसी की यूनिवर्सल है ये पहचान। सेकंड नंबर, विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना निर्णय कहलाता है। तीसरा, निर्णय मूल रूप से एक मानवीय प्रक्रिया है। यानी मानव के द्वारा ही लिया जा रहा है। फोर्थ नंबर, विकल्पों में से किसी सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करने में निर्णयकर्ता को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसमें कोई
बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता। अगला पॉइंट, निर्णय नकारात्मक भी हो सकता है। निर्णय नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे किसी भी चीज में निर्णय नहीं लेना, किसी भी चीज में निर्णय नहीं लेना स्वयं में एक निर्णय है कि नहीं है? अगला पॉइंट, निर्णय में स्थायित्व का गुण नहीं पाया जाता, यानी वो चेंज हो सकता है संगठन के हिसाब से। ये का गुण नहीं पाया जाता या अपेक्षाकृत कम है, ये भी लिख सकते हैं संगठन के हिसाब से, क्योंकि उसमें बदलाव भी हमने परिभाषा में भी लिखा है, बदलाव हो सकता है। अगर निर्णय जो लिया वो गलत साबित हो रहा है तो वो अपने नया निर्णय भी ले सकता है, तो स्थायित्व नहीं है उसमें। अगला पॉइंट, निर्णय वह केंद्र बिंदु है, निर्णय वह केंद्र बिंदु है जहां पर योजनाओं, नीतियों तथा उद्देश्यों का सही चुनाव किया जाता है। अगला हेडिंग, हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण मॉडल। तो हर्बर्ट साइमन जो है ये बोलते हैं कोई भी निर्णय लेते समय दो चीज महत्वपूर्ण होती है, एक होता है तथ्य और दूसरा होता है मूल्य। और उनका मानना है कि कोई भी निर्णय जो है वो तथ्य और मूल्य का ही योग है। तो पहले ये समझते हैं आखिर ये तथ्य और मूल्य क्या है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे भाई लोग बैठे हैं इधर, 3 लोग, बहन भी भाई के अलावा, ठीक है। तो अगर तथ्य ये है, मैं मान ले रहा हूं कि तीनों में जो है विकास सबसे ज्यादा पड़ता है, ठीक है, ये एक फैक्ट है। लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा होमेंद्र पसंद है, ये मेरा मूल्य है। तो यानी मैं जब निर्णय लूंगा तो अपना तथ्य और मूल्य दोनों को देख के लूंगा, और मेरा निर्णय कौन होगा, दोनों का मिक्स होगा, ठीक है। यानी मेरा हो सकता है कि ज्यादा मैं होमेंद्र की तरफ जाऊं, या हो सकता है ज्यादा ये, लेकिन कोई भी निर्णय लूं, तथ्य और मूल्य दोनों मिक्स होना चाहिए उसमें। यानी वो चाह क्या रहा है वो भी देखना है, ठीक है, वो चाह रहा है वो मूल्य हो गया, लेकिन उसमें फैक्ट कौन सा सही है। यानी मैंने मान लिया विकास सबसे अच्छा, ये एक तथ्य है यानी फैक्ट है, ठीक है, लेकिन मेरी पसंद होमेंद्र है, तो मैं दोनों में निर्णय लूंगा तो ये बोल रही मैं क्या हूं फिर ठीक है। तो जो भी निर्णय लेंगे वो तथ्य और मूल्य दोनों को देखते हुए ही प्रबंधक जो है वो निर्णय लेगा, ठीक है। यही है हर्बर्ट साइमन का मॉडल कि तथ्य और मूल्य का योग ही निर्णय है, ठीक है। लिखते हैं इसमें फैक्ट और वैल्यू ना, लिखो हर्बर्ट साइमन ने अर्थशास्त्री सिद्धांत के साथ दार्शनिक सिद्धांत को भी समन्वित करके निर्णय करने के
निर्णय करने के आधुनिक सिद्धांत की आधारशिला रखी। निर्णय करने के आधुनिक सिद्धांत की आधारशिला रखी। अपनी रचना प्रशासकीय आचरण में यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, अपनी रचना प्रशासकीय आचरण या एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर भी लिख सकते हैं। हाँ, बुक है। साइमन ने सर्वप्रथम इस बात पर बल दिया कि निर्णय से तात्पर्य तथ्यों एवं मूल्य तत्वों का, तथ्यों यानी फैक्ट एवं मूल्य तत्वों का उचित योग होता है। पैरा चेंज करके, साइमन का मत है कि प्रत्येक निर्णय अनेक तथ्यों और अनेक मूल्यों का परिणाम होते हैं। जब कोई समस्या सामने आती है, तो उसको सॉल्व को हिंदी में क्या बोलेंगे? उसका हल करने के लिए लिखना। फिर उसका हल करने के लिए या उसको हल करने के लिए विभिन्न विकल्प होते हैं। अरे भाई मुस्कुरा ले भाई, और तू मुस्कुरा ले। विभिन्न विकल्प होते हैं। वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनमें से एक का चयन करना पड़ता है। अतः इस दृष्टि से निर्णय के 3 तत्व या भाग होते हैं। पहला नंबर, किसी समस्या के होने पर वह उससे संबंधित सभी विकल्पों से परिचित होता है। यानी जो भी निर्णय ले रहा है उसकी बात हो रही है। कॉमा, जिसके अभाव में यह निर्णय नहीं लिया जा सकता। दूसरा पॉइंट,
विकल्प के हर परिणाम अर्थात कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम होते हैं। यानी हो सकता है अगर आप निर्णय लो तो अच्छा निर्णय साबित हो या बुरा निर्णय भी हो सकता है। वो जैसे हम टिकी मारते हैं, जरूरी थोड़ी कि हमारा सही निकलता हो, अंत में जो तुक्का मारता है हमेशा गलत ही निकलता है। तीसरा नंबर, इसमें थर्ड पॉइंट, अत्यंत उचित निर्णय होना चाहिए, अत्यंत उचित निर्णय होना चाहिए। साथ ही साथ निर्णयकर्ता को भविष्य का अनुमान लगाने की, या निर्णयकर्ता में भी लिख सकते हो, भविष्य का अनुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि एक परिणाम आज अच्छा हो सकता है, एक परिणाम आज अच्छा हो सकता है। संभव है कि कल वह बुरा हो जाए। ठीक है, जब हम टिक मारते हैं तो उस समय तो अच्छा ही लगता है, इतना क्वेश्चन बन गया, लेकिन घर आके बुरा हो जाता है वो निर्णय। ठीक है, तो ये साइमन का मॉडल है। पहले जब आया था, इसमें अगर आप कोई भी फाड़िया की बुक देखो या उसमें कम से कम 5 पेज में समझाया हुआ है। ठीक है, लेकिन अपना जो है अब शब्द की सीमा जो है कम हो चुकी है, तो उतना लंबा पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। अगर आएगा तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, निर्णय क्या होता है, हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण मॉडल बताइए। तो जितने आपने लिखा है उतना सफिशिएंट है। ठीक है, उसके आगे उसने निर्णय के भी और पार्ट करके बताया हुआ है, तो उतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला पार्ट या अगला हेडिंग, निर्णय लेने की प्रक्रिया। ये साइमन का मॉडल नहीं है ना, ये अलग से हेडिंग है। ये साइमन का मॉडल खत्म हो गया भाई, ये बोल रहा हूं। निर्णय लेने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस क्या होता है कोई भी निर्णय लेने का। पहला नंबर, समस्या को परिभाषित करना। यानी किसी भी समस्या को अगर सॉल्व करना है तो पहले ये तो जाने कि समस्या है क्या। ठीक है, यही नहीं पता होगा तो निर्णय क्या लेगा भाई। लिखो इसमें, किसी समस्या को हल करने के लिए, किसी समस्या को हल करने के लिए यह ज्ञात करना चाहिए कि वास्तव में समस्या क्या है, तथा समस्या के विभिन्न पहलुओं द्वारा एवं सभी दृष्टियों से जांच करना चाहिए। स्पष्ट, जब समस्या को स्पष्ट परिभाषित कर लिया जाता है
तो उसका विश्लेषण करना यानी एनालिसिस, तो उसका विश्लेषण करना संभव होता है। इसमें पहला कदम यह होता है कि समस्या से संबंधित सभी तथ्यों को एकत्रित किया जाए, बहुत से तथ्य ऐसे होते हैं जिन्हें प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगता है, या धन खर्च होता है, परंतु उन तथ्यों को पाना भी बहुत जरूरी होता है। भाई इसको बंद कर देना था। तीसरा नंबर, विकल्पों का मूल्यांकन। विकल्पों का मूल्यांकन। भाई तो वो रिमोट घर ले जाता है क्या? वही है भाई, उपलब्ध जितने विकल्प हैं उस समस्या को हल करने के लिए उसमें से बेस्ट का चयन कर रहे हैं। यहां भी लिखो, इसमें समस्या को परिभाषित करने के पश्चात उसका विश्लेषण किया जाता है, और समस्या को सुलझाने के लिए वैकल्पिक सुझाव विकसित किए जाते हैं। यानी उसको सॉल्व करने के कितने विकल्प हो सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि विकल्पों का मूल्यांकन करना अत्यंत कठिन होता है। आज जो विकल्प अच्छा है वह कल बुरा भी हो सकता है। फोर्थ नंबर है अनुभव के आधार पर, यानी जो विकल्पों का मूल्यांकन हो रहा है वो अनुभव के आधार पर। फोर्थ नंबर, जो व्यक्ति उस समस्या से संबंधित
उस समस्या से संबंधित पहले निर्णय ले चुका होता है, वह अनुभव के आधार पर अगर फिर वैसी ही समस्या उत्पन्न हो तो अनुभव के आधार पर फिर वैसी ही समस्या उत्पन्न हो तो बेहतर विकल्प का चयन कर सकता है। अगला पॉइंट है विकल्पों की छटनी। प्रशासक विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के पश्चात विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के पश्चात सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं और उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है। और आखिरी है निर्णय को लागू करना। लिखो इसमें, जब किसी समस्या के समाधान के लिए निर्णय लिया जाता है तो यह विचार करना भी आवश्यक है कि उसे लागू कैसे किया जाए। अतः निर्णय जिन पर लागू होता है उसकी सहमति भी ली जानी चाहिए। अगला हेडिंग है एक अच्छे निर्णय के आधार। एक अच्छे निर्णय के आधार। सबसे पहला नंबर है वैधानिक आधार यानी लीगल। यानी जब भी कोई भी निर्णय लिया जाए तो निर्णय ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी नियम की अवहेलना ना कर रहा हो, यानी किसी नियम को तोड़ के वो निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो लिखो इसमें, प्रशासन में ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए जो कि नियमों की अवहेलना करता हो।
दूसरा नंबर है आर्थिक आधार। आर्थिक आधार तो निर्णय ऐसा होना चाहिए कि उसमें जितनी आवश्यकता हो केवल उतना ही पैसा खर्च हो, उससे ज़्यादा खर्च करने के लिए ज़बरदस्ती, ऐसे नहीं कि महंगा ज़्यादा पैसा खर्च होगा तो कमीशन ज़्यादा बनेगा, ऐसे टाइप का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी वो जो भी संगठन या प्रबंधन के लिए आवश्यक है जी, उसके ज़्यादा कम से कम जितना पैसा खर्च हो वही निर्णय बेस्ट होता है। लिखो इसमें प्रशासन में प्रत्येक कार्य के लिए लिया गया प्रत्येक निर्णय आर्थिक दृष्टिकोण से उचित और कम व्यय वाला होना चाहिए। तीसरा है सामाजिक आधार। तो भाई लोक प्रशासन क्या है? जनता की भलाई करना। ठीक है, तो कोई भी निर्णय ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि जनता या उसके खिलाफ हो। ठीक है, यानी समाज का उसमें भी ख्याल रखना चाहिए भाई। लिखो इसमें प्रशासन का एक प्रमुख उद्देश्य लोक कल्याण होता है। अतः प्रशासन में लिए गए प्रत्येक निर्णय इस प्रकार के हो कि वह समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा कर सके और उन्हें नुकसान भी ना पहुंचाए। अगला है उद्देश्यात्मक। यानी जिसके लिए निर्णय लिया जा रहा है उसका जो भी उद्देश्य हो उसी के अनुरूप ही निर्णय होना चाहिए ताकि वो उद्देश्य को पाया जा सके। ठीक है, लिखो इसमें इंग्लिश लिखा है पर्पसफुलनेस। लिखो इसमें लिए गए निर्णय संस्था के उद्देश्य के अनुरूप ही होने चाहिए। संस्था के उद्देश्य के अनुरूप ही होने चाहिए। अगला है उचित समय। उचित समय यानी जब निर्णय लेने की आवश्यकता हो उसके सही समय में ही निर्णय लेना चाहिए। जैसे हमने कल फायर ब्रिगेड वाला पढ़ा था।
ठीक है, यानी जब काम हो जाता है उसके बाद लोग फोन करते हैं, उसके आने तक पहले ही सब चीज जल गई रहती है। यानी निर्णय जब भी ले उचित समय में ले। लिखो इसमें, सफल निर्णय में समय एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रत्येक प्रशासक के अपने संगठन क्षेत्र में घटने वाली प्रत्येक घटना के प्रति सावधान रहना चाहिए। उसे उचित अवसरों पर सही निर्णय लेकर लाभ उठाना चाहिए। अगला है बुद्धिपूर्णता। यानी बुद्धिपूर्ण निर्णय लेना चाहिए अपने दिमाग का प्रयोग करके, रैशनल। लिखो इसमें, संबंधित समस्या पर पूरी तरह से विचार विमर्श कर निर्णय लेना चाहिए। उसमें भावनाओं का समावेश नहीं होना चाहिए। और आखिरी है प्रतिक्रियाओं के प्रति सजग। प्रतिक्रियाओं के प्रति सजग। सजग। यानी यहां पर आप जो निर्णय ले रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी ये आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए। अगर मान लो अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है निर्णय लेने के बाद तो आपका निर्णय क्या माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा, और बुरी प्रतिक्रिया मिलती है तो आपका निर्णय खराब माना जाएगा। प्रतिक्रिया क्या होगा, रिएक्शन से संबंधित कुछ आएगा भाई। लिखो इसमें, प्रशासन में निर्णय लेने वाले को उसकी संभावित प्रतिक्रियाओं पर पहले से ही विचार कर लेना चाहिए। यदि निर्णय लेने के बाद प्रतिक्रिया अच्छी होती है तो निर्णय सफल माना जाता है। और यदि प्रतिक्रिया
बुरी होती है तो निर्णय भी असफल या खराब माना जाता है। ठीक है, तो यहां निर्णय वाला चैप्टर खत्म हुआ है। तो अगले जब हमारी क्लास मंडे